नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मौर्य वंश के बारे में। इससे पहले हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 वंश पढ़े थे। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश में मैंने आपको बतलाया था कि नंद वंश का जो आखिरी शासक हुआ था कौन था? वो घनानंद था, जिसकी हत्या करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य वंश में कौन कौन प्रतापी राजा हुए उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से हर एक पॉइंट को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज नोट करते हुए चलें, कोई भी चीज मिस ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो मौर्य वंश मैंने आपको बतलाया कि जो ये हमारा मौर्य वंश है, इसमें हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसके राजा हुए या जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए, कौन? बिंदुसार। उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो बिंदुसार के पुत्र थे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रतापी राजा, जिनको हम महान अशोक के नाम से जानते हैं, अशोक दी ग्रेट, अशोक महान, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में हम मौर्य वंश में पढ़ने वाले हैं, और यहां से क्वेश्चन मोस्टली बनता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। आप पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बारीकी से नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। बिल्कुल जब क्रम में चीजें होंगी तो आपको याद भी बहुत आसानी से रहेंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या? मौर्य वंश का संस्थापक या मौर्य वंश की स्थापना। तो मैंने आपको बतलाया कि जो नंद वंश का आखिरी शासक था, कौन? घनानंद, उसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो घनानंद के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बतलाया था कि घनानंद कैसा शासक था? बहुत ही अत्याचारी शासक था। वो प्रजा पे बहुत अत्याचार करता था, और उसने क्या किया था? उसने एक बार जो चाणक्य थे उनका भी अपनी सभा में बहुत ज्यादा अपमान किया था, जिससे परेशान होकर या जिससे क्या नाम है, जो चाणक्य थे, जिससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे अपने अपमान से। तो उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा कि मैं इस नंद वंश का खात्मा कर दूंगा, एक नया शासक लाऊंगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी। उसके बाद वो खुद राजा बने, और राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की। वहां से क्या हुआ? नंद वंश खत्म हो गया और मौर्य वंश प्रारंभ हो गया। तो मौर्य वंश क्या है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो क्या थे? मौर्य वंश के सबसे पहले राजा भी थे। उन्होंने कहां पर? मगध में मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे पहले हमने मगध साम्राज्य पढ़ा था, तो मैंने आपको बतलाया था कि मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, इतना बड़ा हो गया था, वहीं से क्या हुआ था? मौर्य वंश की भी शुरुआत मगध साम्राज्य से ही हुई थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी उस टाइम पे? पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश की स्थापना की मगध में, जिसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। उसके बाद अगर हम बात करें कि किसकी सहायता से की थी, मैंने आपको भी बतलाया कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश के क्या नाम है, शासकों के वर्णन में अलग अलग क्या नाम है, हमको वो मिलते हैं, वर्णन मिलते हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग वर्णन करते हैं किस बारे में? कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनकी जाति क्या थी। तो उनकी जाति जो है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई वो शूद्र थे, कुछ बोलते हैं कि वो क्षत्रिय थे, और कुछ बोलते हैं कि वो एक अलग वर्ण के थे, है ना। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं? बौद्ध और जैन धर्मों के या बौद्ध और जैन ग्रंथों के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य क्षत्रिय थे, यानी
क्षत्रिय थे वो किसके हिसाब से? बौद्ध और जैन ग्रंथों के हिसाब से। अगर ब्राह्मणों के हिसाब से हम बात करें, जो ब्राह्मणों का साहित्य या ग्रंथ रहे हैं उनके हिसाब से वो शूद्र थे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? हम पढ़ेंगे सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप बिल्कुल एक एक चीज समझते हुए चलिएगा, इसी से ही आगे चीजें लिंक होती हुई चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, क्या मौर्य वंश की स्थापना की और सबसे पहले राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम मूर था। इनकी माता का नाम क्या था? मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ क्या होता है? मौर्य। तो उसी के नाम पे ही, उन्हीं के नाम पे ही क्या पड़ा? मौर्य वंश पड़ा। तो चंद्रगुप्त ने अपनी माता के नाम पे ही क्या रखा? मौर्य वंश का नाम रखा। यानी उन्होंने जो अपने नाम के पीछे जोड़ा, वो क्या जोड़ा? अपने पिता का नाम नहीं जोड़ा, अपनी माता का नाम जोड़ा, जिनका नाम क्या था? मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य। तो वहीं से क्या हुआ? मौर्य वंश का नाम पड़ा। इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, जिनकी सहायता से क्या हुआ? इन्होंने अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो राजगद्दी पर बैठे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में मैंने आपको बतलाया कि मौर्य को क्या माना गया है? शूद्र माना गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथ के हिसाब से इन्हें क्षत्रिय माना गया है। विशाखा दशरथ मुद्रा राक्षस के हिसाब से इनको क्या माना गया है? वृषभ कुल का माना गया है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने क्या किया? तत्कालिक जो यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको युद्ध में पराजित कर दिया। जो सेल्यूकस निकेटर था, ये कौन था? ये था जो हमारा सिकंदर था। जब वो सिकंदर भारत से वापस चला गया तो उसके वापस जाने के बाद उसने यहां पर सेल्यूकस निकेटर को छोड़ा। तो सेल्यूकस निकेटर को क्या हुआ? इन दोनों का युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का, जो क्या था? एक यूनानी शासक था। तो इन दोनों के युद्ध में क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर पराजित हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इन दोनों में संधि हुई। संधि में क्या क्या चीजें हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद भी रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है। संधि में पहली चीज क्या हुई कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए, जिसके बदले में क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने हेरात का इलाका, कांधार का और काबुल के आसपास का कुछ क्षेत्र क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। उसके साथ साथ क्या किया? जो है सेल्यूकस निकेटर था, उसने अपनी पुत्री की शादी किससे करवा दी? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया। क्या करवाई? अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया, और ये चारों के चारों जो राज्य थे वो उसको दहेज में दे दिए। अब यहां पर बात आती है कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम था हेलना। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलना, जिसका विवाह किसके साथ कराया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया गया। उसके बाद देखें, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर, उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत में विजय है उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? तो उसकी हमको तमिल ग्रंथ एहनानूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से हमको इसकी जानकारी मिलती है। क्या? किस चीज की? कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने दक्षिण में भी विजय प्राप्त की थी। वो दक्षिण में कहां तक? उत्तरी कर्नाटक तक पहुंच गए थे, वहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनसे पहले कोई भी शासक दक्षिण की तरफ नहीं जा पाया था, वो सब किधर थे? उत्तर की तरफ ही थे। तो इन्होंने क्या किया? दक्षिण में भी विजय स्थापित की, उत्तरी कर्नाटक तक, जिसका हमको जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? तमिल ग्रंथ एहनानूर से और मुरनानूर से और अशोक के अभिलेखों से। उसके बाद बंगाल पर जो चंद्रगुप्त की विजय थी उसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? महास्थान अभिलेख से इसकी जानकारी हमको मिलती है अपने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो जीवन का अंतिम समय था वो उन्होंने कहां पर बिताया और कैसे बिताया, क्या किया? उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया और जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? जब वो अपने अंतिम समय में था जीवन के, तो उसने जैन धर्म को अपना लिया था और श्रावण बेलगोला में जाकर उसने क्या किया?
उपवास किया और उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संलेखना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संलेखना पद्धति, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। संलेखना पद्धति क्या है कि आप क्या करते हैं, उपवास के द्वारा अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं, यानी कुछ भी खाना पीना बंद कर देते हैं और प्राणों का त्याग कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? संलेखना पद्धति। तो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या किया, जैन धर्म की शिक्षा ली और अंतिम समय में क्या किया, संलेखना पद्धति द्वारा उपवास किया और उपवास करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कब किया? 298 ईसा पूर्व में। 298 ईसा पूर्व में संलेखना पद्धति द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब चंद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र के लिए सिंहासन छोड़ा था, तो चंद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद जो शासक बने वो कौन बने? बिंदुसार बने। तो बिंदुसार ने उसके बाद शासन संभाला। तो चलिए देखते हैं कुछ थोड़े से पॉइंट्स बिंदुसार के बारे में महत्वपूर्ण। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। अब देखिए बिंदुसार के 3 नाम थे। बिंदुसार को अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से पुकारा गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाता है कि इनमें से क्या क्या नाम या ये नाम किस शासक का था। तो सबसे पहला जो है, बिंदुसार को यूनानी की लेखकों ने क्या कहा? अमित्रोचेट्स। अमित्रोचेट्स, जिसका संस्कृत में क्या अर्थ होता है? अमित्रघात। यानी बिंदुसार को और क्या बुलाया जाता था? अमित्रघात बुलाया जाता था। वायु पुराण में इसको क्या बुलाया गया? मद्रसार। और जैन ग्रंथों में सिंहसेन। तो ये तीनों नाम किसके हैं? बिंदुसार के हैं। क्या क्या? अमित्रघात, मद्रसार और सिंहसेन। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आती है। बिंदुसार के समय भी क्या था? यूनानी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध था। भाई चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो मैत्रीपूर्ण संबंध था ही, वैवाहिक संबंध बन गए थे। बिंदुसार के समय में भी क्या था? यूनानी जो राज्य थे उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध था। दी मार्क्स और डायग्नोसिस 2 विदेशी राजदूत थे जो उसके दरबार में रहते थे। एथेंस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का वर्णन दिया है, जिसमें क्या है, भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। यानी जो बिंदुसार थे हमारे यहाँ के शासक, और जो सीरिया के शासक थे कौन? एंटीयोकस प्रथम, इनके बीच में क्या होता था? पत्राचार चलता था। ये एक दूसरे को पत्र लिखते थे। तो उस पत्र में क्या हुआ, जो बिंदुसार थे उन्होंने सीरिया के शासक से 3 चीजों की मांग की। अब उन 3 चीजों की मांग की, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किन 3 चीजों की मांग की। तो वो क्या क्या थी? एक थी मीठी शराब, दूसरी क्या थी? सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक। उनमें से क्या हुआ, जो ये सीरिया के शासक थे इन्होंने 2 चीजें भिजवा दी थी। कौन कौन सी? मीठी शराब और सूखी अंजीर। दार्शनिक को नहीं भिजवाया था, क्या कह के कि भाई हमारे सीरिया के कानून में दार्शनिक का कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से नोट करके हाईलाइट कर लीजिए कि क्या 3 चीजें मांगी गई? मीठी शराब, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। जिनमें से सीरिया के शासक ने क्या क्या चीज दे दी? मीठी शराब भी भिजवा दी, सूखी अंजीर भी भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक को नहीं भिजवाया। क्यों नहीं भिजवाया? कि उसने बोला कि भाई हमारे यहाँ दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं होता, ऐसे लेन देन नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से जाते हैं जहां भी जाना होता है। चलिए, तो मैंने आपको बताया क्या क्या मंगाया उसने? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने दोनों वस्तुएं भिजवा दी, तीसरी नहीं भिजवाएगी। कानून के अनुसार, यूनानी कानून के अनुसार ये चीज क्या है? विक्रय के लिए नहीं है। अब दिव्यावधान के अनुसार क्या है? दिव्यावधान क्या है? एक ग्रंथ है जिसके अनुसार ये पता चलता है कि भाई जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तो उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि कहां पर 2 विद्रोह हुए थे? तक्षशिला में हुए थे, जिसके लिए क्या किया था? बिंदुसार ने अपने पुत्रों को भेजा था। पहले किसे भेजा? पहले उसने अशोक को भेजा और फिर सुसीम को भेजा। सुसीम और अशोक,
अशोक और सुसीम किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। तो तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। तो पहले उसने अशोक को भेजा, वो शांत नहीं हुआ विद्रोह, दोबारा विद्रोह हो गया, तो उसने फिर सुसीम को भेजा। ठीक, उसके बाद क्या है? बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या है, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किसके अनुयायी हो गए थे? जैन धर्म के। और जो बिंदुसार था वो किसका था? वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, दिव्य अवधान के हिसाब से उसकी राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी भी रहता था। किसकी सभा में? बिंदुसार की सभा में। अब बिंदुसार के बाद जो नया अगला शासक बना वो कौन बना? द ग्रेट अशोक। अशोक द महान क्या बना? अगला शासक बना। ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे, 100 पुत्र थे। तो अशोक ने क्या किया? अलग अलग जगह अलग अलग वर्णन मिलता है। एक वर्णन ये भी मिलता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके वो शासक बना था। तो चलिए यहां से पढ़ते हैं अशोक के बारे में। अशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में देखेंगे और बहुत ही एग्जाम में मोस्टली अगर मौर्य साम्राज्य से या मौर्य वंश से क्वेश्चन बनता है तो वो अशोक के कार्यकाल से ज्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही बढ़िया होने वाला है कि अशोक क्या था। देखते हैं अशोक के हिसाब से क्या मानते हैं हम। जैन अनुश्रुति के हिसाब से अशोक जो है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासन का अधिकार उसने अपने हाथ में लिया था। ये किसके हिसाब से मानते हैं? जैनियों के हिसाब से। सिंघली अनुसूची है एक, तो सिंघली अनुसूची बौद्ध धर्म का है। उसके हिसाब से क्या है कि उसके हिसाब से इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। उसके बाद ये क्या किया था? इसने सिंहासन प्राप्त किया था। अगर बात करें हम महाबोधि वंश या फिर तारानाथ के अनुसार, तो वहां पर क्या होता है कि इनके यहाँ क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। और इसने उस गृह युद्ध में क्या किया? भाई गृह युद्ध का मतलब क्या है? भाइयों में आपस में ही लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई होगी तो ऑब्वियसली एक ना एक दूसरे को मारेगा। तो क्या हुआ? गृह युद्ध हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? अशोक ने जो इसके भाई थे उनकी हत्या करके, उनका वध करके साम्राज्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अशोक के बारे में 3 चीजें हैं कि एक तो नॉर्मल है क्या कि भाई उसने अपनी पिता की इच्छा के विरुद्ध शासन हासिल कर लिया। दूसरा क्या कहता है सिंघली अनुसूची में कि भाई 99 भाइयों की हत्या की थी उसने। और जो महाबोधि वंश या तारनाथ के हिसाब से क्या है कि उसने हत्या नहीं की थी, उनमें युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कौन विजयी हुआ? अशोक विजयी हुआ। उसने बाकियों को हरा दिया। हराने का मतलब वो ये हत्या कर दी और साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? जब उसने साम्राज्य प्राप्त कर लिया तो उसका तुरंत ही क्या हुआ? राज्याभिषेक नहीं हुआ। 4 वर्ष सत्ता संघर्ष के बाद क्या हुआ? उसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक हुआ। तो जब उसने उन भाइयों की हत्या कर दी तब भी क्या था? विधिवत रूप से वो राजा नहीं बना था। उसके 4 वर्ष बाद उसका क्या चलता रहा? सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा और 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। अशोक के प्रारंभिक जीवन की हमको जानकारी कहां से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से। कौन सा? दिव्य वेदान व सिंघली अनुसूची से मिलती है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या क्या? सिंघली अनुसूची और दिव्यावदान। इन दोनों से हमको अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो पता चलती हैं। चलिए अब देखिए, दक्षिण भारत से मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक है। कहां से? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक है। अगर हम अपने पुराणों के हिसाब से बात करें तो पुराणों में अशोक का नाम क्या है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक का नाम क्या है? अशोक वर्धन है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिलेखों में अशोक को ईरानी शैली में क्या कहा? देवा नाम प्रिया। देवा नाम प्रिया या फिर देवा नाम प्रियदस्सी उपाधियों से इसको विभूषित किया गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको किस किस उपाधि से विभूषित किया गया है? देवा नाम प्रिया और देवा नाम प्रियदस्सी। अपने राज्याभिषेक से पहले जो अशोक था वो कहां का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब उसका राज्याभिषेक हुआ उससे पहले वो क्या था? वो उज्जैन का
राज्यपाल था, यानी उसके पिता ने जो उसको जिम्मेदारी दे रखी थी बिंदुसार ने, वो कहां की दे रखी थी? उज्जैन की दे रखी थी। कलहण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक जो है वो क्या था? एक शिव भक्त था, और उसने क्या किया था? कश्मीर में वितस्त नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी। इसको नोट कर लीजिए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। किसके अनुसार? राज तरंगिणी के अनुसार। तो कैसे भी मिला के क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनगर की स्थापना, राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? अशोक ने की। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की, ऐसा कहां पर लिखा है? तो कहां पर लिखा है? कलहण की राज तरंगिणी में लिखा है। ठीक। उसके बाद अशोक द्वारा उत्तीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी करुवाकी का उल्लेख मिलता है। तो जो उसके अभिलेख हैं उसमें यह पता चलता है हमको कि भाई जो अशोक की रानी थी वो सिर्फ एक ही थी। कौन? करुवाकी। उसके अलावा अगर और होंगी तो उनका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता। सिर्फ एक ही रानी का उल्लेख मिलता है। क्या नाम था उनका? करुवाकी का उल्लेख मिलता है। करुवाकी का उल्लेख भी आगे भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा। क्या? कि रानी का अभिलेख, जब मैं आगे आपको अभिलेख पढ़ाऊंगा तो वहां पर करुवाकी का जिक्र आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर। उसके बाद क्या है? कलिंग युद्ध। आप सभी जानते हैं अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? कलिंग युद्ध है। क्या है कलिंग युद्ध? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में 1 लाख लोग मरे और लगभग 1.5 लाख लोग जख्मी हुए, बंदी बनाए गए। तो बहुत ही बड़ा युद्ध था, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इसके बारे में अलग अलग विचार है कि भाई कलिंग युद्ध में अशोक ने ये किया, कलिंग युद्ध में अशोक उसके बाद जो है बहुत ही उसकी हिंसा से विश्वास उठ गया, वो बहुत परेशान हो गया, उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या उसने बौद्ध धर्म पहले अपनाया था कलिंग युद्ध से या बाद में अपनाया था। तो अलग अलग लोग तर्क देते हैं। जो अभिलेख लिखे हुए हैं उसमें जो भाषा लिखी हुई है उसका जिसने जैसा अनुवाद किया उसने वैसे ही उसका आइडिया लगाया। तो कलिंग युद्ध के बारे में क्या चीज है? इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग जख्मी हुए। महत्वपूर्ण क्या है कि उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। यह क्वेश्चन बन जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ? राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। अब देखिए कलिंग युद्ध क्या है? कलिंग युद्ध में हाथी गुफा के जो अभिलेख हैं वहां से प्रकट होता है कि संभवतः उस समय कलिंग का जो राजा था वो कौन था? नंदराज था। राजा का नाम क्या था? नंदराज था। और कलिंग युद्ध के हमको जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? 13वें अभिलेख से, शिलालेख से मिलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी शिलालेख में आपको आगे पढ़ाऊंगा, 14 शिलालेख थे बहुत महत्वपूर्ण। तो उसमें से 13वें में हमको किसका जिक्र मिलता है? कलिंग युद्ध का जिक्र मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। विजय उपरांत क्या किया? कलिंग का जो शासन था या जो केंद्र था उसको उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। ठीक। कलिंग को 2 पार्ट में अशोक ने डिवाइड कर दिया, उत्तरी केंद्र और दक्षिणी केंद्र। उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि भाई कलिंग पर जो युद्ध हुआ उसके बारे में भी क्या है? 2 मत हैं कि भाई अशोक ने कलिंग पे आक्रमण क्यों किया, है ना। तो उसका पहला मत क्या है? उसका पहला मत है प्लिनी के हिसाब से। प्लिनी एक इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या बताया कि कलिंग को व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। भाई जो कलिंग है वो व्यापार के हिसाब से और व्यवसाय के हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह है, ये सोचकर जो अशोक था उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और अगर हम बात करें ये किसके हिसाब से है? ये है प्लिनी के हिसाब से। और अगर हम बात करें जो हमारे चाणक्य थे, कौटिल्य थे, उनके हिसाब से बात करें तो उनका क्या मत है? उन्होंने क्या लिखा है? उनके हिसाब से जो कलिंग पर आक्रमण किया अशोक ने वो क्यों किया कि जो कलिंग का इलाका है वो हाथियों के लिए फेमस है, मतलब वहां पर हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो जो कौटिल्य कहते हैं, जो चाणक्य कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई अशोक ने कलिंग पर आक्रमण हाथियों के लिए किया था कि मैं उसको जीत जाऊंगा तो मेरी सेना में हाथी
बढ़ जाएंगे। मैंने आपको जब मगध साम्राज्य पढ़ाया था तो मैंने आपको बतलाया था कि हाथी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते थे किसमें, युद्ध में। क्यों? क्योंकि अगर कोई सूखा इलाका है तो वहां पर तो घोड़े भी काम कर जाते थे, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी दलदला इलाका है तो हाथी वहां पर, घोड़े वहां पर क्या होते थे, फेल हो जाते थे और हाथी वहां पर काम आते थे। बाकी आप हाथी के बारे में जानते ही हो, हाथी इतना बड़ा होता है, इतना विशालकाय है, उसे देख के ही आदमी डर जाए, इतनी शक्ति है, सेना को रौंदता हुआ चला जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड था उस समय हाथी की बहुत ज्यादा उपयोगिता थी। तो जो चाणक्य के हिसाब से क्या था, हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी अफगानिस्तान से, उत्तर पश्चिम में कहां से, अफगानिस्तान से, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक का साम्राज्य फैला हुआ था। इसमें जो एक क्षेत्र है कौन सा, असम। असम में क्या है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हमको अशोक से रिलेटेड। असम में आज तक कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिसके आधार पर हम क्या मानते हैं कि असम जो है वो अशोक के साम्राज्य से बाहर था, यानी अशोक से अलग था, वो अशोक का जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, उससे बाहर था। उसके बाद देखते हैं अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने क्या अपनाया, जैन धर्म अपनाया एंड में। उनके बाद जो उनका पुत्र हुआ बिंदुसार, उसने क्या अपनाया, वो था आजीवक संप्रदाय का फॉलोवर था, आजीवक संप्रदाय अपनाया। उसके बाद उनका पुत्र हुआ कौन, अशोक, उसने क्या अपनाया, उसने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक, अब बौद्ध धर्म अपनाने में भी हमको दो अलग अलग वर्णन मिलते हैं। किसके हिसाब से, सबसे पहला हमको मिलता है सिंघली। मैंने आपको बतलाया था कि भाई अशोक के जीवन वर्णन में सिंघली का और दिव्यावदान का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अशोक का जिक्र इन दोनों में ही मिलता है। तो सिंघली अनुसूची के हिसाब से जो अशोक थे उनको उनके शासन काल के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब यहां से क्या चीज निकल के आई कि भाई जब उनका शासन काल आया उसके चौथे वर्ष में ही अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, यानी कलिंग युद्ध से पहले ही क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब हमने बचपन से आज तक क्या पढ़ा है कि भाई कलिंग युद्ध में उसने देखा इतनी मारकाट, उसका बहुत हृदय दुखी हुआ, तब उसने अहिंसा की तरफ बढ़ते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। अगर हम बात करें भाई सिंघली अनुसूची की, तो उसमें क्या बताया गया है कि उसने अपने शासन काल में आने के बाद यानी राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इनके हिसाब से क्या चीज हो गई कि भाई उसने जो वो मारकाट करी है, इतना बड़ा युद्ध करा है, वो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ही करा है, यानी कलिंग युद्ध से पहले ही उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब बात करें हम दूसरी अपने जो हमको सोर्स है वो क्या है, दिव्यावदान के अनुसार। तो दिव्यावदान क्या बताता है कि इसने अपने मतलब कलिंग युद्ध के बाद क्या किया है, बौद्ध धर्म को अपनाया है। और किससे दीक्षा ली इसने, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने जो है दीक्षा बौद्ध धर्म की ली है। तो सिंघली अनुसूची के हिसाब से किसने, निर्गोध नामक भिक्षु ने दी इसको दीक्षा, और दिव्यावदान के हिसाब से उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इसको दीक्षा दी है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। भाई हमें क्या मतलब है कि इसने बौद्ध धर्म पहले अपनाया कि बाद में अपनाया, हमें तो पहले एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकल जाएगा उसके बाद ये सब बातें डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में क्या कहलाता है, भिक्षुगतिक कहा गया है। उसके बाद इसने क्या करा, जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो इसका जो पुत्र था महेंद्र और जो इसकी पुत्री थी संघमित्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, पुत्र कौन था, महेंद्र,
और पुत्री संघमित्रा। इन दोनों को क्या किया इसने, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने श्रीलंका भेजा। भारत से श्रीलंका की तरफ उसने भेजा, किस लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, अब कलिंग युद्ध के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भाई कलिंग युद्ध में क्या हुआ। एक चीज तो कन्फर्म थी कि भाई उसने चाहे बौद्ध धर्म पहले अपनाया हो चाहे बाद में अपनाया हो, वो जो मर्जी हो, लेकिन कलिंग युद्ध में क्या हुआ, कलिंग युद्ध के बाद इसने भाई 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों का क्या हुआ, 1.5 लाख लोग घायल हुए। तो ये क्या हुआ, इसका हृदय बहुत ज्यादा दुखी हुआ कि बोले इतनी मारकाट, इतना खून खराबा इसने देखा, जिसकी वजह से इसने क्या निर्णय लिया कि अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। यानी जो मौर्य साम्राज्य है वो क्या है, अब वो किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तो उसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बात कहते हैं कि भाई सेना जो है बेकार हो गई, सेना को कुछ अर्निंग नहीं बची, जब अपना आक्रमण नहीं करेगा तो सेना किस काम की। लेकिन अगर ऐसे माना जाए कि भाई वो आक्रमण नहीं करेगा, फिर भी सैनिक रखने तो जरूरी है, कोई और आक्रमण ना कर दे। भाई हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई हमारे ऊपर भी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अशोक इतना पावरफुल शासक था कि कोई उसके ऊपर आक्रमण करने की सोच ही नहीं सकता था, है ना। तो उससे क्या हुआ, सेना जो है, अब भाई युद्ध अभ्यास खत्म हो गए, क्यों किसी पर आक्रमण नहीं करना, पड़े हुए हैं। तो उससे क्या हुआ कि वो युद्ध करने की जो उनकी शैली थी, युद्ध करने का जो उनका अभ्यास था, वो कम होता गया। कम होने के साथ साथ क्या हुआ, सैनिक भी कम होते गए। उसके बाद जो सैनिक थे वो बहुत ज्यादा पारंगत नहीं थे अपनी शैली में, युद्ध करने की शैली में, तो सैनिक बेकार होते गए। यही कारण माना गया है किसका, जो हमारा मौर्य वंश है, इसका जो विनाश हुआ, इसका जो अंत हुआ, उसका कारण सबसे बड़ा ये भी है कि चंद्रगुप्त अशोक ने क्या करा था कि अब किसी से युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध नहीं करेंगे तो उसके टाइम पीरियड में जो सेना थी वो पूरी, अब ये बताइए आप कि अगर सेना युद्ध का अभ्यास नहीं करेगी, भाई अभ्यास क्यों करेगी, जब किसी पर आक्रमण करना होगा, किसी से युद्ध करना होगा। अब अशोक ने बोला युद्ध करना ही नहीं है, तो युद्ध अभ्यास बंद हो गए। अब जब युद्ध अभ्यास बंद हो जाएंगे तो सैनिक की उम्र बढ़ती जाती है, नए सैनिक आ नहीं रहे और युद्ध अभ्यास भी नहीं हो रहा। तो यही कारण था कि जो मौर्य वंश की सेना थी, मौर्य साम्राज्य की सेना थी, वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। इसी के कारण क्या हुआ, बाद में मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का अंत हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बौद्ध गया की यात्रा करी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए कि बौद्ध गया की यात्रा कब करी उसने, अपने शासन के 10वें वर्ष में। ठीक, इसका उल्लेख कहां पर है वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन कौन से वर्ष में करी, 10वें वर्ष में। और अभिषेक के 20वें वर्ष में इसने क्या किया, लुम्बिनी ग्राम की, जो लुम्बिनी बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है, दोनों ही बौद्ध गया और लुम्बिनी दोनों ही क्या है, बौद्ध धर्म के एक तरीके से मान लीजिए तीर्थ है। इन दोनों की इसने यात्रा करी, कब करी, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की इसने यात्रा करी। और लुम्बिनी ग्राम में जाने के बाद इसने क्या किया, वहां पर जो कर लेते थे, ये जो टैक्स लेते थे, उसको लगभग खत्म ही कर दिया। क्या कर दिया, लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया और केवल 1/8 यानी जो कर लिया जाता था उसका सिर्फ 8वां भाग लिया जाने लगा। केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। एक तरीके से कर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कितना लिया गया, 1/8 कर लिया गया। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख, रुमिंदेई एवं निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। अब देखिए आगे पढ़ेंगे भी, थोड़ा सा मैं आपको बतलाऊंगा। जो भी इसने अभिलेख लिखे उनको 3 कैटेगरी में रखते हैं हम, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो नेपाल की तराई से क्या मिला है हमको, अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये नेपाल से मिले हैं, है ना, इंडिया के बाहर से मिले हैं। कौन कौन से, रुमेंदेई और निगलीवा। रुमेंदेई हम आगे भी पढ़ेंगे, ये क्यों, ये सारे अभिलेखों में सबसे अलग है, इसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में क्या है, एक तो ये सबसे छोटा है और आर्थिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। मैं अभी आपको आगे बतलाऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि नेपाल से कौन कौन से 2 अभिलेख मिले, रुमिंदेई और
निगलिवा। ठीक, अभिलेखों में क्या मिलता है? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। अशोक के बौद्ध होने का जो सबसे प्रबल प्रमाण मिलता है वो कहां से मिलता है? भवरू विराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख हैं, जिसमें अशोक ने क्या किया है? बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन किया है। तो शिलालेख मिले हैं। शिलालेख भी दो कैटेगरी में रहते हैं, एक वृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख। तो राजस्थान से, भवरू विराट राजस्थान से क्या मिले हैं? लघु शिलालेख मिले हैं, जिनमें किस बारे में पता चला हमको? जो अशोक है उसने बुद्ध के, धम्म के और संघ के बारे में विवरण दिया है, अभिवादन इन तीनों चीजों का किया है। वहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक, अब देखते हैं अभिलेखों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभिलेखों से ही क्वेश्चन अधिकतर आता है। तो मैंने आपको बतलाया कि अभिलेख तीन टाइप के थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था? शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। यानी शिलालेखों का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक के जो अभिलेख हैं वो राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। यानी उसने जो वो अभिलेख बनाए वो क्या थे? वो राज्य को एक आदेश की तरह थे। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता को संबोधित किया। चलिए, अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित तीन वर्गों में किया जाता है। मैंने आपको बतलाया कौन कौन से। सबसे पहला शिलालेख, जो बड़ी बड़ी शिलाएं होती थी उनके ऊपर जो लेख अशोक लिखवाता था वो क्या कहलाते थे? शिलालेख कहलाते थे। उसके बाद दूसरा, खंभों पर जो लेख लिखे जाते थे वो क्या कहलाते थे? स्तंभ लेख कहे जाते थे। और जो गुफाओं में लेख लिखे जाते थे वो क्या कहलाते थे? गुहालेख कहलाते थे। तो शिलालेख जो है हमारे दो टाइप के होते थे। कौन कौन से? बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ऐसे ही स्तंभ लेख क्या थे? दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ। और जो गुफाओं में लिखे जाए वो क्या थे? गुहालेख थे। तो तीन टाइप के लेख इसने लिखवाए। अब अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं वो क्या है? इनकी संख्या 14 है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? अशोक के वृहद शिलालेख, जिनकी संख्या कितनी है? 14 है। यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है कि इन 14 जो शिलालेख हैं इनमें से पहले में क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है, तीसरे में क्या लिखा है, या ये वाला वर्णन कौन से शिलालेख में है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, समझनी है, बहुत बढ़िया तरीके से रट लेनी है। मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली तो यहीं से बनता है कि कौन से शिलालेख में क्या चीज लिखी हुई है। अशोक के जो दीर्घ स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 7। उनकी संख्या क्या है? 7 है। और ये 6 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। फिर मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको एक एक को बहुत डिटेल में बतलाऊंगा। तो ये देखिए आप, दिल्ली टोपरा, मेरठ दिल्ली, इनमें दो दो जगहों के नाम हैं, दिल्ली टोपरा और मेरठ दिल्ली में। क्यों? क्योंकि ये पहले एक जगह पर थे। यानी टोपरा में थे, वहां से दिल्ली लाए गए। मेरठ में थे, वहां से दिल्ली लाए गए। कौन लाया ये भी आगे देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक लाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे मैं आपको जब भी बताऊंगा डिटेल में बहुत अच्छे से बतलाऊंगा। ठीक है, तो कितने थे ये? 7 थे। तो 7 हमारे दीर्घ स्तंभ लेख थे और 14 हमारे वृहद क्या थे? शिलालेख थे। ठीक है, कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, कुछ स्तंभों पर क्या करा है? सिर्फ एक लेख लिखा हुआ है। तो उसको जो है इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, दीर्घ स्तंभों में नहीं रखा गया। उनको क्या कहा गया? लघु स्तंभ लेख कहा गया। उसमें ऐसा नहीं कि स्तंभ की लंबाई कम थी, उस स्तंभ पे क्या है? सिर्फ एक लेख लिखा है, तो उसको लघु स्तंभ बोल दिया। और जिन पर ज्यादा लेख लिखे हुए थे उनको क्या बोला गया? दीर्घ स्तंभ बोला गया, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। लघु स्तंभ लेख हमारे कहां कहां पर मिलते हैं? सांची में मिलते हैं, सारनाथ में मिलते हैं, रुमिनदेई में मिलते हैं। इन जगहों पर क्या मिलते हैं? लघु स्तंभ लेख मिलते हैं। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ एवं लघु अभिलेख जितने भी हैं वो सब किस में है? ब्राह्मी लिपि में है।
दो टाइप की लिपि है इसमें, कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी। तो मैं आपको थोड़ा सा बतला देता हूं। ब्राह्मी क्या है? जैसे हम हिंदी लिखते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, उसको बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाए, जैसे उर्दू लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि। तो अधिकतर जितने भी हमारे शिलालेख हुए, लघु लेख हुए, स्तंभ लेख हुए, गुहा लेख हुए, वो सब किस में है? वो ब्राह्मी लिपि में है। सिर्फ दो ही ऐसे अभिलेख हैं जो क्या है? खरोष्टी लिपि में है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सबसे अलग हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि में है? वो ब्राह्मी में नहीं है, वो खरोष्टी लिपि में है। यानी वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखे जा रहे हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखे जा रहे हैं, जैसे हम उर्दू को लिखते हैं। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज। क्या? कि केवल दो अभिलेख ऐसे हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जहां पर क्या है? खरोष्ट विधि का, खरोष्ट लिपि का उपयोग, खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के जो सारे के सारे अभिलेख हैं वो किस पर आधारित हैं? वो सब प्रशासनिक विषयों पर आधारित हैं। वो सब किस पर आधारित हैं? प्रशासनिक विषयों पर आधारित है। सिर्फ एक ही अभिलेख ऐसा है, कौन सा? रुमिनदेई, जो किस पर है? आर्थिक विषय पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? आर्थिक विषय पर आधारित है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कौन सा ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक विषय पर आधारित है। तो रुमिनदेई अभिलेख है, ये क्या है? आर्थिक विषय पर आधारित है। और ये क्या है? दूसरी इसकी खासियत क्या है? ये सबसे छोटा अभिलेख भी है, सर्वाधिक छोटा अभिलेख। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुमिनदेई, और आर्थिक विषय पर आधारित है। बाकी सब किस पर है? प्रशासनिक विषयों पर आधारित है। चलिए, कौशांबी तथा प्रज्ञा के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। कहां कहां पर? कौशांबी में जो अभिलेख है और प्रज्ञा के जो स्तंभ लेख हैं, इन दोनों में क्या है? अशोक की जो रानी थी कारुवाकी, उनका जिक्र है। यानी उन्होंने कुछ दान दिया होगा, तो उनके दान दिए जाने का जिक्र है। इसीलिए मैंने आपको बतलाया था कि अशोक की सिर्फ एक ही रानी का हमको जिक्र मिलता है, जिसका नाम क्या है? कारुवाकी। अभिलेखों में, स्तंभ लेखों में सिर्फ एक ही रानी का जिक्र है, कारुवाकी का, जिनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसीलिए इन दोनों अभिलेखों को क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रानी का अभिलेख किसको बोलते हैं? कौशांबी तथा प्रज्ञा के स्तंभ लेखों को रानी का अभिलेख बोलते हैं। इसमें किस चीज का वर्णन है? इसमें जो उनकी रानी थी कारुवाकी, उनके द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख यहां पर मिलता है। चलिए, अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है, उनको साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। तो जो राजकीय घोषणाएं थी वो कहां पर है? उनको क्या बोलते हैं? उनको अधिकतर को हम क्या बोलते हैं? लघु स्तंभ लेख बोलते हैं। गुहालेख जो है, जो गुफाओं में लेख लिखे गए हैं, वो किस पर है? धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित हैं। गुहालेख में सारी किस चीज की बातें की गई हैं? धार्मिक सहिष्णुता के परिचायक हैं, यानी धार्मिक सहिष्णुता की उसमें बातें लिखी गई हैं। अब मैंने आपको बतलाया था कि जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने क्या किया था? वो मेरठ और टोपरा के जो अभिलेख थे, जो स्तंभ लेख थे, उनको वो वहां से लेकर कहां आ गया था? दिल्ली आ गया था। अशोक स्तंभ जो थे उनको वो टोपरा से और मेरठ से कहां ले आया था? दिल्ली ले आया था। तो ये महत्वपूर्ण सवाल यहां पे बन जाता है कि मेरठ से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा से अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना चाहे कि फिरोज शाह तुगलक कहां कहां से स्तंभ लेखों को लाया था, तो वो लाया था कहां से? मेरठ से और टोपरा से। चलिए, उसके बाद जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, वो पहले कहां पर था? वो पहले कौशांबी में था। यानी इलाहाबाद में जो प्रेजेंट में हमारा स्तंभ लेख है, वो कहां पर था? वो कौशांबी में था। उसको कब लाया गया? उसको अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा लाया गया। तो अकबर के शासनकाल में
जहांगीर द्वारा उस कौशांबी के स्तंभ लेख को इलाहाबाद लाया गया। ये दोनों ही घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से कि भाई फिरोज शाह क्या लाया था, मेरठ और टोपरा से स्तंभ लेख लेके आया था, कहां पर, दिल्ली में लेकर आया था। और इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है वो पहले कहां पर था, वो कौशांबी में था। उसको कौशांबी से अकबर के शासनकाल में कौन लेकर आया, जहांगीर लेकर आया। ठीक है, चलिए आगे देखते थोड़ा सा और स्तंभ लेखों के बारे में। रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है वो चंपारण बिहार में स्थापित है और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कार्लाइल ने। कब, 1872 में इसकी खोज की गई, किसके द्वारा, कार्लाइल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है वो कहां पर है, चंपारण बिहार में। इसकी खोज कब की गई, 1872 में, किसके द्वारा, कार्लाइल के द्वारा। उसके बाद जो अगला हमारा महत्वपूर्ण है कौन सा है, चौरिया नहीं है ये, लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में ही है, बिहार में। उसमें जो स्तंभ लेख है उस पर मोर का चित्र बना हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई एग्जाम की दृष्टि से। जो चीज अलग होती है वही क्या हो जाती है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी। तो लौरिया नंदनगढ़ में जो स्तंभ लेख है हमारा, उस पर क्या है, मोर का चित्र बना हुआ है। और इसके अलावा किसी भी स्तंभ लेख पर कोई भी चित्र नहीं बना हुआ, इस पर क्या बना हुआ है, मोर का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, अशोक का जो है शर-ए-कुना कंधार में अभिलेख है, कौन सा, शर-ए-कुना। ये अभिलेख जो है ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा हुआ है। कहां से मिला है, कंधार से मिला है। किन भाषाओं में है, ग्रीक में है और अरमाइक में है। इसके अलावा इससे पहले जो अभिलेख मैंने आपको बताए थे वो कौन से थे, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी लिपि में। दो को छोड़ के सारे किस में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। सिर्फ दो ऐसे थे जो किस में थे, खरोष्टी लिपि में थे। उसके अलावा जो ये शर-ए-कुना है, इसको शर-ए-कुना भी बोलते हैं, कहीं पर आपको ये शार-ए-कुना भी लिखा हुआ मिल जाएगा। शार-ए-कुना कहां पर है, कांधार में ये अभिलेख है। और ये किस भाषा में लिखे हुए हैं, ये ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखे हुए हैं। चलिए अब जो हमारे जो मेन है 14 शिलालेख, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता है। तो जो हमारा पहला शिलालेख है उसमें किस बारे में चर्चा की गई है, उसमें क्या लिखा है, उसमें एक तो पशु बलि की निंदा लिखी है कि भाई जो पशु बलि है ये बिल्कुल निंदनीय काम है। और दूसरा क्या लिखा है अशोक ने, कि सभी मनुष्य जो है वो मेरी संतान की तरह हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। उसके बाद दूसरा जो शिलालेख है इसमें क्या है, इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके अलावा सड़कें बनाने का, नगर बनाने का, इन सब का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको, दूसरे शिलालेख में मिलेगा। फिर आता है हमारा तीसरा शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें जो हमारे राजकीय अधिकारी थे उनको ये आदेश दिया गया है कि उनको हर 5 वर्ष के उपरांत क्या करना है, दौरे पर जाना है। उनको हर 5 वर्ष के उपरांत जो उनका शासन का एरिया है उसमें दौरे पर जाना है, पता करना है कि लोगों में क्या व्यवस्था है, परेशानी है, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सब दौरे से जाके पता करनी है। इस शिलालेखों में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो तीसरी उसमें क्या हुआ कि हर एक क्या उसको अधिकारी को, राजकीय अधिकारी को 5 वर्ष में एक बार दौरे पर जाना है और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख इसमें हमको मिलता है। फिर जो चौथा शिलालेख है इसमें क्या है, इसमें वेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां शिलालेख हमारा, इस शिलालेख में क्या है, इसमें धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। जो धर्म महापात्र होते थे उनकी नियुक्ति की जो जानकारी है वो कहां से मिलती है हमको, 5वें शिलालेख से मिलती है। 6ठे शिलालेख से क्या मिलता है हमको, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि आपको आत्मनियंत्रण कैसे रखना है, उसकी शिक्षा हमको 6ठे शिलालेख में दी गई है। 7वें शिलालेख में क्या है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है, यानी जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय हैं वो कैसे हों, सहिष्णु हों, उसकी बात 7वें शिलालेख में करी गई है। 8वां शिलालेख, इसमें क्या है, इसमें धर्म यात्राओं का उल्लेख
मिलता है। जो बोध गया में उन्होंने भ्रमण किया था उसका उल्लेख भी कहां से मिलता है, मैंने आपको बतलाया था कि शिलालेख से उल्लेख मिलता है। कौन से 8वें शिलालेख से। इंपॉर्टेंट है ये। 8वें शिलालेख से हमको क्या मिलता है, सम्राट ने जो अशोक थे उन्होंने जो भी धर्म यात्राएं की थी, जितनी भी जहां जहां वो गए थे उन सबका उल्लेख मिलता है। बोध गया का जो भ्रमण किया था उसका उल्लेख भी यहीं से मिलता है। उसके बाद आता है हमारा नवा शिलालेख, जिसमें क्या पता चलता है हमको, धर्म समारोह की चर्चा की गई है। भेंट में और शिष्टाचार में क्या क्या, मतलब क्या क्या भेंट दी जा रखी है, क्या क्या शिष्टाचार होना चाहिए, उन सब का उल्लेख हमको यहां से मिलता है। उसके बाद आता है 10वां शिलालेख। इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। जो राजा है और जो उच्च अधिकारी है वो हमेशा किसके हित में सोचें, प्रजा के हित में सोचें। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके बाद आता है 11वां। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो ख्याति और गौरव है उसकी निंदा की गई है, कि जो भी राज्य के शासक हैं या राज्य के अधिकारी हैं उनको ज्यादा ख्याति और गौरव ये सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसकी निंदा की गई है। और धर्म नीति की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है। धर्म नीति की श्रेष्ठता पर जोर दिया गया है कि धर्म के हिसाब से ही चलना चाहिए, ये नहीं कि उस पर आक्रमण करा, अपना गौरव बढ़ाया, अपनी ख्याति बढ़ाई, ये सब चीजें क्या है, बेकार है। उसके बाद आता है 12वां शिलालेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्वधर्म संभाव और स्त्री महापात्र की चर्चा की गई है। यानी महापात्र जो है वो स्त्री भी बन सकती है। इसकी चर्चा कहां पर मिलती है हमको, 12वें शिलालेख में मिलती है। ठीक। 13वां शिलालेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध का और पड़ोसी राज्यों का वर्णन हमको देखने को मिलता है। और क्या चीज मिलती है इसमें, जो बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं कि भाई कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन तो पढ़ लिया, अपराध करने वाली आठविक जातियों का वर्णन मिलता है, का उल्लेख मिलता है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि आठविक जातियों का उल्लेख कहां पर मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है, कौन से शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में हमको कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है, और जो अपराध करने वाली आठविक जातियां हैं उनका उल्लेख हमको इसमें मिलता है। उसके बाद आता है हमारा 14वां शिलालेख, जिसमें अशोक ने क्या बताया है, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है कि धर्म की तरफ आओ, धार्मिक जीवन बिताओ, ये सब सांसारिक मोह माया में ज्यादा मत पड़ो। चलिए उसके बाद देख लेते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, अशोककालीन प्रांत और उनकी राजधानियां, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो अशोककालीन प्रांत कौन कौन से थे, एक था उत्तरपथ, उत्तर की साइड का जो इलाका था उत्तरपथ बोलते थे उसको, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, तक्षशिला थी। उसके बाद अवंती राष्ट्र, उसकी राजधानी उज्जैनी, जो अब उज्जैन बोलते हैं। फिर कलिंग प्रांत, इसकी राजधानी तौसली, इंपॉर्टेंट, कलिंग की राजधानी क्या थी, तौसली थी। फिर आता है दक्षिणापथ, उसकी राजधानी स्वर्णागिरी। और फिर आता है प्राची, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के बाद कौन शासन में आया, तो इसका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन सभी पुराणों में एक चीज कंफर्म मिलती है कि अशोक के बाद जो अंतिम शासक हुआ है मौर्य वंश का, वो कौन था, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ अंतिम शासक था मौर्य वंश का। अशोक की मृत्यु कब हुई, अशोक की मृत्यु हुई लगभग 232 ईसा पूर्व के आसपास अशोक की मृत्यु हुई। और सभी पुराणों में बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया है। अब बृहद्रथ जो था, इसकी हत्या किसने की, पुष्यमित्र एक इसका सेनापति था, उसने इसकी हत्या कर दी थी। कैसे की थी कि भाई जो ये हमारे बृहद्रथ जी थे राजा, ये एक बार निरीक्षण पे निकले हुए थे, सेना के निरीक्षण पे। तो वो निरीक्षण करते हुए क्या हुआ, पुष्यमित्र ने क्या किया, धोखे से इनकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद क्या हुआ, खुद राजा बन गया। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इनकी हत्या कर दी। कब की, 185 ईसा पूर्व के आसपास में सेना का निरीक्षण जब ये कर रहे थे तो इनकी धोखे से हत्या कर दी। उसके बाद क्या हुआ, मौर्य वंश समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग था
उसने एक नए वंश की स्थापना की। कौन सा? शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग जो था उसने क्या किया? शुंग वंश की स्थापना की। तो यहां से जब हम आगे पढ़ेंगे अब जो मौर्य साम्राज्य के बाद के वंश हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये मैंने एक एक बारीक डिटेल के साथ पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से बता दिया। आप देखेंगे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने ये सब मेरे ख्याल से नोट भी कर लिया होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ढूंढ ढूंढ के हम आपके लिए लाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, यहीं से ही आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनेगा। और इसी सीक्वेंस में हम आगे जो पढ़ेंगे शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के जितने भी वंश हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहे। धन्यवाद।